नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़किये लेकर के हासिल हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि एक और बस्ती से जहाँ पर आप लोगों की अमानतें हम लोगों ने पहुँचाई है, वहाँ से ये तस्वीरें आई हैं। आप लगातार हर दिन अलग अलग बस्तियों से आने वाली और आपकी जानिब से की जाने वाली इमदाद को जो हम हक़दारों तक पहुँचा रहे हैं उसकी तफसीलात ले रहे हैं और बराह रास्त नज़ारा भी देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों के इत्मीनान के लिए हैं और इस बस्ती में भी जो है यहाँ की ख़वातीन ने, यहाँ के बेवाओं ने, गरीब लोगों ने आपके लिए दुआएँ की हैं। आप इस दुआओं को भी सुने। मज़ीद कुछ बस्तियों में भी काम चल रहा है और वहाँ से भी अभी फ़ोटोज़ वग़ैरह आनी बाकी हैं और आपकी अमानतें वहाँ पहुँचाना भी है। लिहाजा आप लोग इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो ज़रूर हिस्सा लें और ये उसकी तफसीलात दुआ ज़रूर आप लोग इस पर आमिज़, चूँकि इस आप लोगों के लिए दुआएं होती हैं तो चाहता हूँ कि आपका भी इसमें हिस्सा शामिल हो। आप इसको थोड़ी देर के लिए देखिए। हर बस्ती में होते हैं लेकिन किसी ख़ास बस्ती के हम लोग आप लोगों के सामने दिखाते हैं। आप इस पर आमीन करें। फिर लौटता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। अल्लाहुम्मा अरहम उम्मती सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, ए हम सब के मालिक, तो हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, कुरानी फ़हम नसीब फरमा, ईमानी फ़हम नसीब फरमा। ए अल्लाह, पूरी इंसानी बिरादरी की हिफाजतें फरमा, खुसूसी तौर से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजतें फरमा। ए अल्लाह, पूरी दुनिया में अमन, चैन, सुकून की ज़िंदगी नसीब फरमा। हमारे मुल्क की रियासत की हिफाजतें फरमा, घर घर की हिफाजत फरमा। अल्लाह, बेरोज़गारी, बेकारी ख़त्म फरमा, हलाल जायज़ रोज़ी रोटी के रास्ते हमवार फरमा। ए अल्लाह, आज इस वक्त इस रमज़ान की इन बाबरकत अय्याम में सीधी बात फाउंडेशन की तरफ से, उनके नाज़रीन, सामईन, माविनीन की तरफ से जो ये राशन हमारे इन गरीब इलाकों के लोगों के लिए पहुँचा है, ए अल्लाह, इन देने वालों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इनके रोज़गार में, कारोबार में बरकत नसीब फरमा। इनके दस्तरखान पर बरकत नसीब फरमा। इनकी अल्लाह रोज़ी रोटी में बरकत नसीब फरमा। अल्लाह, इनके घरानों की, ख़ानदानों की, नस्लों की हिफाजतें फरमाते हुए ए अल्लाह, इन देने वालों को तो खूब देने वाला बना दे, इतना देने वाला बना दे कि इनकी देने से पूरे मुल्क में कोई गरीब ना रह जाए, कोई बेवा परेशान ना हो, कोई यतीम बच्चा मायूस ना हो। ए अल्लाह, खूब इनसे इन्हें नवाज दे, दीन और दुनिया की तरक्यात नसीब फरमा दे। ए अल्लाह, ए अल्लाह, इनके रोज़े कबूल फरमा, इनकी इबादतें कबूल फरमा, इनकी दुआएं कबूल फरमा, इनकी ज़कात, सदकात और इमदाद तेरी राह में कबूल फरमाते हुए सीधी बात फाउंडेशन के चेयरमैन मौलाना अंसार अजीज़ नदवी साहब को भी अल्लाह, ए अल्लाह, दीन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। ए अल्लाह, दोनों जहां की कामयाबी नसीब फरमा, हर शर से उन्हें महफूज फरमाते हुए ए अल्लाह, खूब उन्हें इस तरह के रिफाई काम करने की तौफीक अता फरमाते हुए ए अल्लाह, हमारी रियासत और मुल्क और आलम में भी अमन, चैन, सुकून, भाईचारा नसीब फरमाते हुए इन सब को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन गिरामी, भारत में इस वक्त सच कहना और सच कहने वालों की जिस कदर कमी है वो ना के बराबर है। इसलिए आजकल स्टैंड अप कॉमेडियंस वो अपने कॉमेडी में सियासत को बुरा भला कहते हैं, तनकीद की जद में लेते हैं, तो कभी कुछ शुआरा जिनके अंदर वाकई में इंसानियत है वो लोग अपनी ताकत भर कोशिश करते हैं। ऐसे ही उंगलियों के पोरों पर गिने जाने वाले कुछ खुसूसी सहाफ़ी हैं जिनकी पहचान आप पूरे भारत में कर सकते हैं। 130 करोड़ की आबादी में
और इसके अलावा कुछ स्टैंड अप कॉमेडियन हैं जिनको आप 2, 3 या 4 की तादाद में आप ये कह सकते हैं कि ये 130 करोड़ लोगों की तर्जुमानी कर रहे हैं तनकीद में। ऐसे ही कुछ यूट्यूबर्स। तो इसका मतलब यह है कि भारत में इस वक्त सच कहना बहुत ही खतरनाक साबित होता है। और ऐसे में जब आप हुकूमत में हो और हुकूमत के खिलाफ आप महाज खोल दें तो जाहिर सी बात है कि उसको जीने नहीं दिया जाएगा। ऐसी कई मिसालें हम लोगों ने 2014 के बाद से देखते आ रहे हैं कि सच बोलने वालों के खिलाफ क्या हो रहा है और क्या कुछ हो रहा है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को आप लोग जानते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि इंसाफ पसंद शहरियों के पास ये मशहूर और मकबूल हैं, तो हिंदुत्व ज़हनियत के लोगों के पास या बीजेपी के पास ये बड़े बदनाम हैं। यानी बदनाम भी हैं, मशहूर भी हैं। अब कुछ लोगों के पास ये बदनाम हुए हैं और कुछ लोगों के पास मशहूर और मकबूल। इनकी एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है कुणाल कामरा की, जिन्होंने एकनाथ शिंदे को या शिव सैनिकों को निशाने पर लेते हुए, वो शिव सैनिक जो अपने आप को शिव सैनिक कहते हैं लेकिन बाल ठाकरे की पार्टी से जो है टूट करके अलग पार्टी बना लिया, तो जाहिर सी बात है कि उनकी इस बात को हमेशा से उद्धव ठाकरे की शिव सैनिकों ने गद्दारी कहा है, मुनाफिकत कहा है। उसी गद्दारी को कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने एक गाने के जरिए से सामने लाया तो पूरे महाराष्ट्र में हंगामा मच गया। यहाँ तक कि शिव सैनिकों ने जो शिंदे ग्रुप के हैं वो ये जहाँ जाकर के सुनाते हैं, जिस क्लब में, उस क्लब में तोड़फोड़ मचाई। और तोड़फोड़ मचाने में तो हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोग और बिलखुसूस भगवा गमछा जो लोग डालते हैं अपने कांधों पर, वो वैसे भी बदनाम हैं। और जब इस तरह का मामला सामने आए, वीडियो वायरल हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दरअसल वज़ीर आला एकनाथ शिंदे का नाम लिए बगैर उन पर नाजेबा तबसरा किया था और यूट्यूब चैनल पर महाराष्ट्र की सियासत के बारे में एक वीडियो पोस्ट किया गया है। शिवसेना गुस्से में ऐसे आ गए कि ये सूरत हाल इस वक्त देखी और फिर बीजेपी वाले सब लताड़ने लगे। और उसके बाद जो सूरत हाल बनी और बीजेपी से वाबस्ता या शिंदे ग्रुप से वाबस्ता एमएलए क्या कह रहे हैं, इनकी कुछ वीडियोस आप लोग सुन लें। फिर उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा कि इस मामले में जिन लोगों ने हंगामा किया है उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। पहले इन लोगों के बयानात आप लोग सुन लें। See, if a person who doesn't have any status, who's coming on a street and he will stand up there and he will talk all insulting, derogative remark about our top leadership, how we will control our Shiv Sainik? We cannot control our Shiv Sainik if anybody talks badly about our leader. Shiv Sena will give answer in Shiv Sena's language. And the whole Maharashtra and whole India knows what is the language of Shiv Sena, what is the language of Hindu Hruday Samrat Balasaheb Thackeray, and what is the language of Dharmavir Anand Dike. So from now on, anybody wants to say anything, please be cautious because we cannot control our Shiv Sainik. If anything goes wrong because of your derogatory remark or insulting remark about our leadership, the whole responsibility will be lie down on you. उद्धव ठाकरे गुट को इस पर बोलने का नैतिक अधिकार है, जो अपने सत्ता काल में एक पत्रकार को हफ्ता हफ्ता जेल में डालने वाले अब डबल ढोल बजाएंगे। अरे तुमने ही स्वयं पत्रकार को 9 दिन जेल में डाला था, भूल गए या लोगों को मूर्ख समझ रहे हो? और यदि लोगों को मूर्ख समझ रहे हो तो इतना बड़ा महापाप नहीं करना। और रहा सवाल कुणाल कामरा का, कौन है ये कुणाल कामरा? व्यंग के नाम पर कला है, अपनी प्रतिभा को सामने रखो लोगों के सामने, पर व्यंग की आड़ में भाषा अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर तुम किसी के ऊपर भी प्रहार नहीं कर सकते। प्रहार जरूर हो, उस प्रहार की चोट न पहुंचे, किसी की भावनाएं आहत न हो। इसने उद्धव ठाकरे गुट की सुपारी बजाई। टाइमिंग देखो, कब बोला ये? जब दिशा सालियन प्रकरण उठा और ठाकरे परिवार का नाम आया, वैसे इसने ये मामला
सामने लाए, इस प्रकार का घिनौना अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, तो कहीं ना कहीं दिशा सालियन मामले में ठाकरे परिवार का नाम आ रहा था, तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इसने ठाकरे गुट की सुपारी बजाई है। एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है। ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है, और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है, इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है, लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कुणाल कामरा इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। वो जिस प्रकार से संविधान का फोटो दिखाकर ट्वीट कर रहे हैं, ये वही लाल संविधान है जो राहुल गांधी दिखाते हैं। ये राहुल गांधी का संविधान जो न राहुल गांधी ने पढ़ा है न कामरा ने पढ़ा है। ऐसे संविधान का फोटो निकालकर आपकी गलती को आप लेजिटिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसी संविधान ने ये कहा है कि हरेक की स्वतंत्रता ये अक्षुण्ण है, लेकिन उस पर मर्यादा भी है। जब वो दूसरे की स्वतंत्रता पर आक्रमण करती है तो ऐसी स्वतंत्रता पर मर्यादाएं भी आती है। दूसरे की स्वतंत्रता पर, दूसरे के विचारों पर आप आक्रमण नहीं। तो नाज़-ए-गिरामी, कुणाल कामरा की स्टूडियो में तोड़फोड़ के मामले में अब महाराष्ट्र पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। मुंबई पुलिस ने एकनाथ शिंदे ग्रुप के 35 से 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, जो लोग तोड़फोड़ मचा रहे हैं। शिंदे कैंप के सोशल मीडिया हेड राहुल कुणाल का नाम भी शामिल है। राहुल कुणाल की वीडियो आप देख सकते हैं। तोड़फोड़ के बाद वो खुद बयान देते हुए नजर आ रहे हैं मीडिया में, किस तरह से ये अपनी इस गुंडागर्दी को जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। देख लीजिएगा। कोई भी आज अभी ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कोई भी हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे लीडर, हमारे दैवत, जिसको हम हमारा नेता मानते हैं, उनके बारे में अगर कोई भी आज ये एक लुक्खे ने बोला है, कल कोई अगर बड़ा आदमी भी बोलेगा तो उसके घर पे भी हम जाएंगे और हमारा घर के बड़े को संभालना हमारा काम है, वो हम करेंगे। क्या जिस तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के बातचीत होती है, क्या इससे सर फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी के घर में घुस के उसके बड़े बुजुर्ग को अपमान करके अपशब्द बोल के नहीं होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, सर मैं भी एक एजुकेटेड बैकग्राउंड से आता हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच को सही तरीके से सही जगह पे यूज किया जाता है कि आप एक चीज को कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करें। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि राहुल कुणाल, जो कि इन तमाम तोड़फोड़ के लिए सरगना की हैसियत से काम कर रहा था, इन तमाम चीज़ों के बाद खुद जाकर की शिकायत भी दर्ज कर रहा है। तोड़फोड़ खुद मचाई और कुणाल कामरा के खिलाफ जाकर के मामला दर्ज कर रहा है। तो नाज़-ए-गिरामी, ये भारत की वो तस्वीर है जहां पर आप सच बोल नहीं सकते। सच बोलेंगे तो आपके खिलाफ जिस तरह की सूरत हाल पैदा होती है और जानते। लेकिन उद्धव ठाकरे की जानिब से पूरी तरह से कुणाल कामरा को सपोर्ट किया जा रहा है और कह रहा है कि गद्दारों को गद्दार कहना कहाँ का गलत बात है, और इस तरह की तनकीदें इससे पहले भी होती रही हैं हुकूमतों पर। नाज़-ए-गिरामी, दूसरी सबसे बड़ी खबर जो आज की आ रही है वो है संभल में एडवोकेट जफर अली की गिरफ्तारी। जी हाँ नाज़-ए-गिरामी, जफर अली साहब की गिरफ्तारी को लेकर के आज संभल में बड़े पैमाने पर एहतिजाजात दर्ज किए गए और
साफ और वाज़ेह तौर पर संभल में मुस्लिम वकीलों के खिलाफ जिस तरह की या वो लोग जो इस सिलसिले में संभल के सिलसिले में हक़ाइक़ लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है। यही वजह है कि वहाँ के वकला की तंजीम ने ज़फ़र अली की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ एहतिजाज दर्ज किया और अपना काम काज छोड़ दिया और कहा कि जामे मस्जिद के सरबराह ज़फ़र अली को गिरफ़्तार कर लिए जाने के बाद 4 घंटे तक उनके साथ पूछगछ की गई। 9:30 बजे मुरादाबाद जेल भेज दिया गया। जीप से नीचे उतरते ही ज़फ़र ने कहा, मैंने तशद्दुद के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसलिए मुझे जेल भेजा जा रहा है। मुझे इसलिए फंसाया गया कि मैंने पुलिस वालों को बेनकाब किया। मैंने उन्हें बताया था कि उसने बच्चों को मारा है। तशद्दुद में मारे गए तमाम लोग पुलिस और इंतज़ामिया के हाथों मारे गए। ज़फ़र अली संभल कोर्ट में वकालत करते हैं। ऐसे में पीर की सुबह वकला की गिरफ्तारी के खिलाफ नारे लगाते हुए कलमबंद हड़ताल पर आज चले गए हैं। एडवोकेट अब्दुर्रहमान ने कहा कि पुलिस ज़फ़र अली के खिलाफ झूठी कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने लोगों को अपने प्राइवेट हथियारों से मारा। आज उसे लखनऊ में जुडिशल कमीशन के सामने बयान देना था। ये पुलिस की सोची समझी साजिश है कि उनको रोका गया। उनकी गिरफ्तारी के साथ अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए ये वकीलों को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है। संभल में नाज़िर गिरामी नाइंसाफ़ी किस कदर बोल रही है और पुलिस अफसरान किस कदर जुल्म की इंतहा कर रहे हैं, उसकी भी ये ताज़ा मिसाल है कि एक वकील को जो है पूरी तरह से गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। नाज़िर गिरामी वकील ने इस मौके पर क्या कहा, इस एहतिजाज के बाद वहाँ के वकला ने, मकामी वकला की तंजीम ने, आप यहाँ पर इसको सुन सकते हैं। ज़फ़र अली एडवोकेट जो हमारे सीनियर काउंसिल हैं, उनको पुलिस ने गलत तरीके से गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ कोई एफआईआर भी नहीं है। अज्ञात में उनको चालान किया है और प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों का ही ये कदम गलत है। चूंकि वो हमारे सीनियर काउंसिल हैं, इसलिए सारे अधिवक्ता जिले के उनके साथ हैं और अभी तो जिले तक है। इंशाल्लाह ये नौबत, अगर उनका ऐसा ही जुल्म बढ़ता रहा पुलिस प्रशासन का, तो ये नौबत पूरे यूपी में आएगी और पूरे यूपी का अधिवक्ता हमारे साथ रहेगा और नौबत और बढ़ेगी तो पूरा हिंदुस्तान अधिवक्ता एकता जिंदाबाद ये बिल्कुल रहेगा। क्योंकि बात यह है कि चूंकि आज ज़फ़र अली एडवोकेट ने जो बयान दिया था पुलिस प्रशासन के खिलाफ, उसके बयान आज आयोग में लखनऊ में ज़फ़र अली साहब को देना था और रात उनको लखनऊ जाना था, तो पुलिस ने बड़ी होशियारी से वो बयान लखनऊ न दे सकें, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया और वो आज बयान नहीं हो सका। नहीं, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं थी, अज्ञात में उनको लिखा, उनके खिलाफ नहीं थी। चूंकि आज बयान थे इसलिए अज्ञात में, अज्ञात का जो दरवाजा है पुलिस के पास बहुत बड़ा होता है। नहीं, कलमबंद हड़ताल रहेगी। ये अभी जो हमारे जो बार तय करेंगी, जितनी बारें हैं संभल में और चंदोसी, वो तय करेंगे। जब तक भी चलेगा ये अभियान चलता रहेगा। देखिए, जिस तरीके से अभी बार के अध्यक्ष महोदय ने हमें एक समर्थन के लिए एक पत्र दिया है, उस पत्र के संबंध में कहना क्योंकि ये लड़ाई एक अगर वकील परिवार की, तो वकील परिवार पूरा एकजुट पूरे देश में खड़ा है और समर्थन के लिए आपने पत्र दिया है। इस संबंध में अभी तत्काल बार की एक बैठक बुलाई जाएगी और बैठक के बाद जो भी निर्णय होगा, निर्णय 100% पॉजिटिव ही आएगा और निर्णय से बार को अवगत करा के पूरी तरीके से हम इनके साथ। देखिए, बार चाहे जितनी भी हो, अधिवक्ता एक है और एक मंच पे एक साथ खड़ा है और हमेशा एक साथ रहेगा। नाज़िर गिरामी, तीसरी जो अहम तरीन खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद कि आप किसी पर इल्ज़ाम साबित किए बगैर हुकूमतें ये सज़ा नहीं दे सकती किसी पर अगर जुर्म साबित हो रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि मुसलमान का नाम आता है तो उनके घरों को गिराए जाने की बीजेपी हुकूमतें कहाँ से जो है इस मौके को हाथ से जाने देगी। महाराष्ट्र के नागपुर में गुज़िश्ता पीर को होने वाले तशद्दुद का मुबैना मास्टरमाइंड करार दिए गए पुलिस की जानिब से फ़हीम शमीम खान के घर पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। उनके घर के गैरकानूनी हिस्से को बुलडोज़र के ज़रिए मिसमार किया जा रहा है। इल्ज़ाम है कि फ़हीम ने लोगों को उकसाया, हुजूम को इकट्ठा किया। अदालत ने उन्हें 21 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेजा। पुलिस ने दावा किया कि मरकज़ी मुलजिम 38 साल फ़हीम शमीम खान इस फसाद को भड़काने का जिम्मेदार है और शमीम माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के नागपुर सिटी का सदर है। नाज़िर गिरामी, किस तरह से
सुप्रीम कोर्ट ये कहने के बावजूद जो है बीजेपी हुकूमतों की इंतज़ामिया इन घरों को गिरा रही है, मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगा करके। इससे आप किस तरह के तबसरे करेंगे, क्या कुछ सोचेंगे, आप अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर भयानक अंदाज में इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करने की कोशिशें हो रही। जबकि कल ही एक वीडियो आई है जिसमें जस्टिस उज्जवल भुयान, उन्होंने बुलडोजर एक्शन को लेकर के ताज़ा बयान जारी किया था। जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने कहा था कि आजकल ट्रायल चले बगैर, इल्ज़ाम साबित किए बगैर, अदालत के फैसलों के बगैर जो बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है वो दरअसल हमारे कानून और कवानीन और हमारे आइन पर बुलडोज किया जा रहा है, बुलडोज़र चलाया जा रहा है। एक दिन पहले ये बयान आया है और दूसरे दिन बीजेपी की हुकूमत में वहाँ का बुलडोज़र एक फ़हीम के घर पर बुलडोज कर दिया जाता है। यानी मतलब यह है कि इस वक्त अदालतों से आने वाले फरमान का भी बीजेपी को कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में कर्नाटक के नायब वज़ीर आला मुसलमानों को सरकारी ठेकेदारी में 4% दिए जाने की उस बयान को ठहरते हुए जब ये बयान देते हैं कि इस तरह अगर कहीं कानून नहीं है तो हम कानून बना करके भी इस तरह की जो है ठेकेदारी मुसलमानों को दे सकते हैं ताकि आसानियां पैदा हो, तो बीजेपी दिल्ली में बैठकर के इस बयान के खिलाफ ये कहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि कांग्रेस अपनी तारीख में हमेशा से जो है कवानीन में और आइन में तब्दीली की है, और आइन में तब्दीली की बात करने को लेकर के इतना हंगामा है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट खुद ये कह रहा है कि आइन की धज्जियां उड़ाते हुए साल 2014 से अब तक हजारों घरों को बुलडोज किया गया, मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया गया, उस पर कभी बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर नहीं आती। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए वक्फ तरमीमी बिल लाकर के कवानीन की धज्जियां उड़ाती है, आइन की धज्जियां उड़ाती है, वहां पर इनको कुछ नजर नहीं आता, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। आर्टिकल 370 हटा करके कश्मीरियों के साथ नाइंसाफी होती है, क्या वो आइन के साथ ये नहीं था? मुसलमानों की शरीयत में जबरन कदगन लगाते हुए वहां पर 3 तलाक के नाम पर मुख्तलिफ किस्मों की जो है कवानीन और आइन को बदल बदल करके ला रही है। 2014 से अब तक न जाने कितने जो है आइन बदले, और फिर कांग्रेस पर इल्जाम लगा रही है कि इन्होंने आइन बदल करके, आइन में तब्दील करके मुसलमानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बीजेपी मीडिया के जरिए से किस तरह से दोहरी पॉलिसी अपनाते हुए लोगों में गलत गुमानियां पैदा करती है, उसकी भी एक ताज़ा मिसाल है नाज़रीन गिरामी। बुलडोज़र की इस कार्रवाई कहाँ तक कानून है, कहाँ तक आइन के दायरे में, यह आवाम को नहीं बताया जा रहा है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में 4% ठेकेदारी देने की ऐसी आग लगी हुई है कि उस वक्त से लेकर के अब तक लगातार भाषणबाजियां कर रही है और मरकज में बैठ कर के कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ और कर्नाटक हुकूमत के खिलाफ बयानबाजियां चालू हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और खबर की जानिब बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में एक चौंका देने वाला वाक़या सामने आया है। यहां दोनों आशिकों के घर वालों ने आशिकों को रस्सियों से बांधकर लाठियों से मारा है। यह मामला भी बड़ा पेचीदा है। खास बात यह है कि दोनों शादीशुदा हैं और मुख्तलिफ बरादरियों से ताल्लुक़ रखते हैं। मामला संभल जिले के राजपुरा थाना इलाके के गांव का है, जहाँ एक 28 साल खातून को इसी गांव की एक और बरादरी के 26 साल नौजवान से मोहब्बत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों के दरमियान गुज़िश्ता 5 साल से मोहब्बत चल रही है। शादी के बाद भी दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते थे। घर वालों को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने दोनों को कई बार समझाया, लेकिन दोनों मानने को तैयार नहीं थे। तो दोनों के घर वाले बुलाए और दोनों के घर वालों ने पीटना शुरू कर दिया। अब ये वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। उधर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बजरंग दल के अरकान ने 19 मार्च को एक मंदिर के करीब 3 कब्रों से चादरें हटाई और दावा किया गया कि कब्रें हिंदू समाधि हैं। और इल्ज़ाम में मुसलमानों ने चादरों को मज़ार में तब्दील करने की कोशिश में कर रखा है। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से इस वक्त अलग अलग तरह की ये वीडियोस और क्या दरिंदगी और गुंडागर्दी अपनी इंतहा को पहुँच चुकी है, और आगे और भी किस कदर भयानक जो है ये सूरत हाल पैदा होगी, कहा नहीं जा सकता। नाज़रीन गिरामी, आज
राहुल गांधी ने दिल्ली में एक कैंपस में तलबा के एहतिजाज के दौरान इस बात को सामने लाने की कोशिश की है कि किस तरह से यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में जो है इस वक्त आरएसएस के जहनियत के लोग चांसलर और वाइस चांसलर बनते चले जा रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि इसका बराह रास्त असर तलबा पर और भारतीय सकाफत पर पड़ रहा है और अदावतें और नफरतें फैलाई जा रही हैं। नाज़रीन-ए-गिरामी, भारत में इस वक्त शायद ही कोई ऐसा शोबा बचा है जिस शोबे में आरएसएस जहनियत के लोग बड़े ओहदों पर फाइज ना हो। यहाँ तक कि अदलिया का निज़ाम और जजेस का सिस्टम ही ख़त्म हो चुका है और जिस जहनियत के लोग वहाँ बैठे हुए हैं ये साफ तौर पर सामने आ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में एजुकेशन सिस्टम पर भी उनका पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। इसी बात को आज एक तलबा के एहतिजाज के दौरान राहुल गांधी ने लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। आप इसको सुन सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं जो इंडिया गठबंधन के सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, आपका मैं यहां स्वागत करता हूं। नमस्कार। मूड कैसा है आपका? अच्छा है। देखिए, एक संगठन हिंदुस्तान का जो भविष्य है, हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, उसको खत्म करने में लगा है। उस इंस्टीट्यूशन, उस संगठन का नाम आरएसएस है। भाइयों और बहनों, सच्चाई है कि अगर हमारा शिक्षा का सिस्टम उनके हाथों में चला गया, जो आस्ते आस्ते जा रहा है, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा और ये देश खत्म हो जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज यहां आए हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के स्टूडेंट्स को बताया जाए कि आज हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के सारे वाइस चांसलर आरएसएस नॉमिनेटेड है और आने वाले समय में स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर आरएसएस के नॉमिनेशन से बनेंगे। ये देश के लिए खतरनाक है और इसे हमें रोकना है। भाइयों और बहनों, देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला पे भाषण किया और मैं वहां बोलना चाहता था कि कुंभ मेले के बारे में बोलना बहुत अच्छा है, मगर आपको भविष्य की भी बात करनी चाहिए, बेरोजगारी के खिलाफ बात करनी चाहिए। और आपकी सरकार ने जो देश के युवाओं को बेरोजगार बनाया है, उसके बारे में भी आपको बोलना चाहिए। मगर प्रधानमंत्री बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, शिक्षा के सिस्टम के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का मॉडल जो है, बीजेपी आरएसएस का मॉडल है, अंबानी अदानी को देश का धन दिलवाना और आरएसएस को देश की सारी इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं पकड़वाना। इसके लिए हम सब एक है और मिलके हम लड़ेंगे। और भाइयों और बहनों, ये सिर्फ आप दिल्ली में मत कीजिए, ये आप देश के कोने कोने में कीजिए, हर यूनिवर्सिटी में कीजिए, हर सड़क पे कीजिए, हर गांव में, हर शहर में कीजिए। और जहां भी आप मुझे ले जाना चाहते हो, जहां भी मेरी जरूरत होगी, मैं आपके साथ वहां जाने को तैयार हूं। और आप सब स्टूडेंट्स हो, इंडिया गठबंधन के स्टूडेंट्स हो, यहां अलग अलग पार्टियां हैं, थोड़ी हमारी विचारधारा में थोड़ी फर्क हो सकती है, पॉलिसीज पे थोड़ी फर्क हो सकती है, मगर हिंदुस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर हम कभी उस पर हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। उस पर हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एक होकर, एक साथ होकर कदम कदम आगे बढ़ाएंगे और आरएसएस बीजेपी को पीछे हटाएंगे। आप सबका दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। इस दरमियान में नाज़रीन गिरामी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी
के सामने की एक तस्वीर आ जाती है जहां पर एक तालिब इल्म जिसका ताल्लुक दलित कम्युनिटी से है वो धरना दे रहा है। उसने कहा कि पीएचडी के लिए इस यूनिवर्सिटी में अभी भी 3 सीट खाली हैं जिसको यूनिवर्सिटी पूरी तरह से दाखिला दे सकती है, लेकिन उसको सिर्फ इसलिए दाखिला नहीं दिया जा रहा है पीएचडी के इस खुसूसी शोबे में क्योंकि उसका ताल्लुक दलित तबके से है और वो जो सीट मखसूस किए गए हैं वो जनरल कोटा से आते हैं। जनरल कोटा में 3 सीटें खाली हैं और दलित कोटा से ना होने की वजह से वो बार बार कह रहे हैं कि उसी कोटा में उसको शामिल करके दिया जाए, लेकिन यूनिवर्सिटी मानने को तैयार नहीं है। तो फिर वो एहतिजाज करने को ही ज़रूरी समझ लेते हैं और यूनिवर्सिटी के बाहर चादर बिछा करके बैठ जाते हैं। ये है किसी का इस वक्त अगर वहाँ पर उस कोटे में कोई दाखिला नहीं ले रहा है, सीट खाली है, तो दूसरी बरादरी के आदमी को या तालिब इल्म को इजाज़त देने से क्या फ़र्क पड़ता है और हुकूमत का क्या नुकसान हो जाएगा। इन तबसरों के साथ इन तस्वीर को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, बैकअप नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,